बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। अब प्रोसेस किस तरह होता है उसको हम, तो बेटा 3 प्रोसेस, इसके 3 स्टेप्स हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सप्रेशन सिस्टम, और थर्ड जो है फिर आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस तरह करेंगे और वो सब कुछ इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो बेटा प्रोसीजर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन और एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे। वेक्टर हम लेंगे, लेट सपोज प्लाज्मिड मैंने यूज़ किया है, या दूसरा जो है फेज है। तो ये हमारे पास जो है लेट सपोज मैंने आइसोलेट किया, ये है हमारे पास क्या प्लाज्मिड वेक्टर या बैक्टीरियोफेज है। फिर इसको आइसोलेट किया, फिर क्या किया, वेक्टर को मैं ट्रीट करूंगा किसके साथ, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेट सपोज वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक है जिसको मैंने नाम दिया है स्टार। सही है। तो बेटा अब स्टार जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको इसके साथ ट्रीट करूंगा। तो जब ट्रीट करूंगा तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें क्या करेगा, कट प्रोड्यूस करेगा। ये कट सही है, ये किसने किया, स्टार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। अब क्या करूंगा, इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए, जिसके जरिए मैंने कट लगाया है किसमें, वेक्टर में। और ये वेक्टर जो है ये कहां पे कट लगाएगा, तो लेट सपोज अगर PBr322 है, लेट सपोज PBr322 है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 है, तो ये कौन से जीन में लगाएगा कट, शाबाश बेटा, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में हमारे पास कट लगाएगा। तो लेट सपोज ये हमारे पास जो स्टार से मैंने नाम दिया है PSTV1 है, और उसने कट लगाया है कहां पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। अब यहाँ पे मैं लूंगा, लेट सपोज सोर्स से मैं इसको आइसोलेट करना चाहता हूं, तो लेट सपोज इंसुलिन को मैं ले रहा हूं कहां से, पेनक्रियाज जो हमारे पास सेल है, तो उसको भी उस सोर्स को जो कि हमारे पास पेनक्रियाज सेल्स है, उसको भी ट्रीट करूंगा उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए और इसके साथ जिसके जरिए मैंने कट लगाया था वेक्टर में। सही है। तो अब यहाँ पे भी यही लेट सपोज PST1 है, सही है, PST1 है, सही है। तो बेटा इसी एंजाइम के जरिए सोर्स से मैं जुदा करूंगा किसको, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो लेट सपोज ये हमारे पास जीन ऑफ, ये हमारे पास सोर्स, लेट सपोज पेनक्रियाज में जो हमारे पास सेल्स है उससे डीएनए लिया, और इसमें यहाँ पे इंसुलिन जीन मैंने लिया, लेट सपोज आसान सा मैं कहूँ, लेट सपोज ये, और यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से, इसी PST1 ने यहाँ पे इसको काट दिया, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गया। तो दूसरे स्टेप में ये हुआ। अच्छा बेटा, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, वेक्टर को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को और प्लस लाइगेज एंजाइम को, इन तीनों को इंक्यूबेट करूंगा। तो अब मेरे पास क्या है बेटा, थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये है हमारे पास वेक्टर, सही, और फिर इसके साथ मैं क्या करूंगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लस ये हमारे पास लाइगेज एंजाइम। तो ये क्या करेगा, ये लाइगेज एंजाइम इसको इसमें इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा जो है क्या बेटा, वेक्टर के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इंसर्ट किया है किसने, लाइगेज एंजाइम ने। ओके, फिर उसके बाद क्या करूंगा, अब ये जो था आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर हमारे पास मैंने आइसोलेट भी किया और फिर उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल दिया, डन। अच्छा बेटा, अब इसके बाद क्या करूंगा, अब इसको जो है एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर लेकर जाऊंगा। तो ये है हमारे पास बैक्टीरिया। अब मैं चाहता हूं ये वेक्टर इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सप्रेस होगा, तो बेटा इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या डालूंगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो जब कैल्शियम क्लोराइड डालूंगा, द बैक्टीरियल सेल विल बिकम मोर परमिएबल। ये क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। लेट सपोज ये क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा, किसके लिए, फॉर द वेक्टर, और मेरा वेक्टर जो है आसानी से यहाँ पे आ जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। ओके, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कौन से, वेक्टर की, किसके अंदर, शाबाश बेटा, तो अंदर हो गई है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, डन। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है मैं आइडेंटिफिकेशन करूंगा कि आया मेरा वेक्टर अंदर गया है कि नहीं, तो इसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर यूज करूंगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लेट है, लेट सपोज बहुत सा बड़ा एक प्लेट है जिसमें हमारे पास बहुत से बैक्टीरिया मौजूद है, ये बैक्टीरिया सारे मौजूद है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वेक्टर अंदर है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करूंगा। तो लेट सपोज अब यहाँ पे शाबाश बताओ
PST1 हमने यूज किया था। लेट्स सपोज ये वेक्टर हमारे पास PBr322 है, तो मैंने PST1 यूज किया था, तो PSTN1 यूज किया है, सही। तो उसने जीन इंजर्शन किया था किसमें, एम्पिसिलिन में। तो शाबाश बताओ अब आप मुझे, सेलेक्टेबल मार्कर किसको यूज करूंगा, एम्पिसिलिन को यूज करूंगा या टेट्रासाइक्लिन को? आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे मैं टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगा। तो जब टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगा वो तमाम के तमाम जो जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसको किल कर देगा, खत्म कर देगा। और मेरा वाला जो है, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, लेकिन वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसको मैंने क्या कहा था, इंजर्शन एक्टिवेशन, क्योंकि मैंने एंजाइम यूज किया था PST1। तो बेटा PST1 सही है, तो डेट्स वाई वो इनएक्टिवेट, तो टेट्रासाइक्लिन तो रेजिस्टेंट जीन इसमें मौजूद है, वो इस एंटीबायोटिक के खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा और ये रह जाएगा। तो अब मेरा वाला जो क्लोन है, जो बैक्टीरिया है, वो यहाँ पे रह जाएगा। इसको मैं आइसोलेट करूंगा और फर्टिलाइजर में मशीन होता है उसमें लेकर जाकर इसको खुराक मुहैया करूंगा। जब इसको खुराक मुहैया करूंगा ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा और साथ साथ में मेरा जो जीन होगा उसकी भी कॉपी बनाएगा। तो लेट सपोज ये अगर PBr322 है तो पर सेल कितने, ये पर सेल हमारे पास 15 कॉपीज बनाएंगे। समझ आ गए? तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हम PCR पढ़ेंगे। तो दूसरा एक प्रोसेस जिसके जरिए हम DNA की कॉपी बना सकते हैं, डेट इज व्हाट, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्या होता है? तो बेटा ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था, कैरीम्यूलस ने इसको डिस्कवर किया था 1983 में। 1983 में ये गाड़ी में जा रहा था और ये सोच रहा था कि क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि DNA के कापीज बना सकते हैं, RNA के कापीज बना सकते हैं आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ से सोच ने जन्म लिया और सोच ने जब जन्म लिया फिर उसने काम शुरू किया, और जब काम शुरू किया PCR जो है वो डिस्कवर किया ये प्रोसीजर। तो ये किया था किसने, कैरीम्यूलस ने 1983 में। अच्छा बेटा, PCR में भी हम क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें हमें क्या चाहिए बेटा, तो इसमें हमें चाहिए सबसे पहले क्या, टेम्पलेट DNA। क्या चाहिए, टेम्पलेट DNA हमें चाहिए, DNA स्ट्रैंड। और ये टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड हमारे पास क्या है, वही जीन ऑफ इंटरेस्ट, सही है। अच्छा बेटा, टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड्स जिस जीन की हम कॉपी करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या होगा, एज ए टेम्पलेट यूज होगा, सही। अच्छा बेटा, दूसरे इसमें क्या चाहिए बेटा, क्योंकि DNA से DNA बना रहे हैं तो इट्स मीन के रिप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या, प्राइमेज भी चाहिए। इसके अलावा जो है प्राइमेज के अलावा प्राइमेज किसके लिए चाहिए, तो DNA पॉलीमरेज। तो DNA पॉलीमरेज यहाँ पे जो हम हासिल करते हैं वो कौन सा है, टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज। और ये टेक पॉलीमरेज ये हम किससे हासिल करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, थर्मोफाइल है, उससे हासिल करते हैं टेक DNA पॉलीमरेज। और साथ साथ में जब DNA हम बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, DNTPs भी चाहिए, DNTPs जो कि न्यूक्लियोटाइड फराहम करेगा हमारे लिए, सही है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए किसके लिए, PCR के लिए। और PCR मशीन जो है हमारे पास वो भी चाहिए, मशीन। तो वो मशीन को हम क्या कह रहे हैं, PCR मशीन, PCR मशीन या थर्मल साइक्लर, PCR मशीन, या इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल साइक्लर, इसको हम थर्मल साइक्लर भी कहते हैं। डन। अच्छा बेटा, इसका प्रोसीजर क्या है, तो बेटा ये जो PCR का प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप में। तो अब वो डिस्कस कर लेते हैं उसके 3 स्टेप्स किस तरह। तो बेटा ये तो रिक्वायरमेंट था जो कि हमें PCR प्रोसेस के लिए जो है वो चाहिए। अच्छा बेटा, PCR में फिर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है डीनेचुरेशन। क्या, डीनेचुरेशन। ये बिल्कुल आसान है बेटा। डीनेचुरेशन में क्या होगा बेटा, बस आसान सा, ये हमारे पास जो है सबसे पहले टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड्स है। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, इसको हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हैं। किसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हैं, 1 to 5 मिनट्स के लिए। बेटा ये आपने याद रखना है कि डीनेचुरेशन में हम कितने टेम्परेचर देते हैं, 94 डिग्री सेंटीग्रेड 1 to 5। तो इसमें जो DNA के साथ यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं और हमारे लिए जो है वो क्या हो जाता है, DNA के स्ट्रैंड
सेपरेट हो जाते हैं। डन। तो ये बॉन्ड्स टूट गए इस 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने 1 to 5 मिनट के लिए दिया, और इसमें दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो खत्म हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है प्राइमर एनीलिंग होगा। क्या होगा? प्राइमर एनीलिंग होगा। अब क्या होगा? प्राइमर्स एनील्स होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आ जाएगा, सही है बेटा, और वो क्या करेगा? प्राइमेज, तो प्राइमर जो है वो यहाँ पे ऐड करेगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास प्राइमर चाहिए। क्या है? प्राइमर्स। तो प्राइमर्स एनीलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे प्राइमर्स तकरीबन लग जाएंगे। यहाँ पे भी रिवर्स और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। तो ये तो 3 to 5 है, सही है, और ये 5 to 3 एंड है, सही है। तो एक के लिए रिवर्स प्राइमर और दूसरे के लिए फॉरवर्ड प्राइमर, दोनों हमारे पास लग जाएंगे। डन। अच्छा बेटा, ये कौन से? तो प्राइमर एनीलिंग जो होगी यहाँ पे प्राइमर ऐड होंगे, और ये प्राइमर जो एनीलिंग होगी इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो टेम्परेचर याद रखना इसके लिए तकरीबन क्या होगा? तो ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और बेटा 54 डिग्री सेंटीग्रेड 54 डिग्री सेंटीग्रेड कितने मिनट्स के लिए? तो ये फॉर 2 मिनट्स। कितने के लिए? फॉर 2 मिनट्स के लिए। डन। तो प्राइमर एनीलिंग के लिए ये दो बातें आपने याद रखनी है कि यहाँ पे प्राइमर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, और फिर कौन से टेम्परेचर पर? 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट्स। डन। अच्छा, थर्ड जो प्रोसेस है, थर्ड जो स्टेप है, ये है बेटा एक्सटेंशन। क्या? एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। क्या? पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो है हमारे पास प्राइमर्स भी लग गए हैं, बस अब देर है किसकी? डीएनए पॉलीमरेज की, कि वो आ जाए और स्टार्ट करे। तो अब क्या होगा? एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहाँ पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड की कॉपीज शुरू हो जाएंगे। न्यू डीएनए स्ट्रैंड की क्या कॉपीज हमारे पास शुरू हो जाएगी। अब जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी स्टार्ट हो जाएगी, तो बेटा इसके लिए कौन आएगा? टेक पॉलीमरेज आएगा, और वो टेक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर, बेटा कितना? तो यहाँ पे जो टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए? यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 74 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने देर के लिए? 1 मिनट के लिए। तो 74 डिग्री सेंटीग्रेड हम दे देते हैं कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। या बेटा सिंपली जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड हम दे देते हैं कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। तो बेटा इसमें से ये 3 टेम्परेचर आपने याद रखने हैं। डीनेचुरेशन के लिए हमारे पास कितना है? 94 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 to 5 मिनट के लिए। और इसी तरह जो है प्राइमर एनीलिंग के लिए क्या है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड है कितने? 2 मिनट्स के लिए। और इसी तरह जो है एक्सटेंशन के लिए क्या है? तो वो हमारे पास 72 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 मिनट के लिए। तो इसी तरह इसमें क्या होंगे? कॉपीज बनेंगे। ये एक साइकिल होगा, दोबारा साइकिल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड से हमारे पास क्या बन गए? 4 स्ट्रैंड। फिर 4 स्ट्रैंड में हर एक के लिए एक एज अ टेम्पलेट होगा। फिर इसमें हर एक से 4 स्ट्रैंड और 4 स्ट्रैंड यहाँ पे। और इसी तरह चंद मिनट्स में हमारे पास अलॉट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और इसी तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024, और ये साथ में इसी तरह ये स्टार्ट होगा। अलॉट ऑफ स्ट्रैंड आपके पास बनने शुरू है। तो इसमें आपने मेनली ये टेम्परेचर वगैरह याद करना है कि कौन सा टेम्परेचर और कितना, उसके लिए क्या चाहिए, टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा। पीसीआर के बहुत से हमारे पास यूजेस है बेटा। पीसीआर से हम नया डीएनए स्ट्रैंड भी बना सकते हैं। पीसीआर से जो है हमारे पास क्या, ये जो हेपेटाइटिस वगैरह के लिए टेस्ट वगैरह करते हैं, इसकी जो रिकग्निशन है वो भी किसके आइडेंटिफिकेशन है वो भी पीसीआर के जरिए करते हैं। क्राइम्स वगैरह में हमारे पास डीएनए आ गया कोई, उसकी कॉपी बनाएंगे, ये भी पीसीआर के जरिए। कोरोना के लिए टेस्ट करते हैं, ये भी पीसीआर के जरिए। तो अलॉट ऑफ इसके यूजेस है। डन। ओके बेटा, नेक्स्ट पीसीआर के बाद हमारे पास क्या है बेटा? जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या? जीनोम लाइब्रेरी। तो बेटा जीनोम लाइब्रेरी क्या होता है? सिंपल, बस इसमें आसान है बेटा। जीनोम लाइब्रेरी हमारे पास क्या है? क्लोन ऑफ प्लाज्मिड है। क्या है बेटा? ये हमारे पास क्लोन ऑफ प्लाज्मिड और फेज है। ए क्लोन बहुत से कॉपी है किसके? प्लाज्मिड या फेज के, जिसमें द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बहुत से हमारे पास क्या है? ये प्लाज्मिड है। लेट्स सपोज ये हमारे पास बहुत से प्लाज्मिड है,
और ह्यूमन डीएनए के जितने भी जीन्स है वो इन सब क्लोन्स में हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे मौजूद है, कुछ यहाँ पे मौजूद है, कुछ यहाँ पे मौजूद है। इसको हमने क्या किया है, सेव। तो द होल जीनोम है क्लोन या प्लाज्मिड क्लोन ऑफ प्लाज्मिड आर फेज इन विच द होल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेफ इज कॉल्ड व्हाट, जीनोमिक लाइब्रेरी। उसको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। तो बेटा लेट सपोज ह्यूमन के इसको हम बनाएंगे कैसे, तो लेट सपोज ह्यूमन जो है हमारे पास डीएनए है, सही है। तो उसमें तकरीबन अबाउट कितने जीन्स है, अबाउट मोर देन 30,000 जीन है, कई रही ज्यादा, मोर देन 25 to 30,000 जीन्स है। अब क्या करूंगा, मैं ह्यूमन डीएनए को ले लूंगा, सही है बेटा, ह्यूमन डीएनए को ले लूंगा और इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, तो बेटा 3 तरीके हैं इसके लिए, क्या है, 3 तरीके हैं। रेसिस्टेंस एंजाइम जो है वो मैं ले लूंगा और इसके जरिए इसके डिफरेंट क्या करूंगा, कट लगाऊंगा, डिफरेंट जो है फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करूंगा और इस फ्रेगमेंट को किसी भी वेक्टर में जो है वो इंसर्ट करूंगा और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, तमाम डीएनए जो है वो हमारे पास सेफ हो जाएंगे। किसी भी टाइम जो है इससे हम कोई भी जीन जो है वो ले सकते हैं। जिस तरह लाइब्रेरी में बहुत से बुक्स होते हैं, आप वहां से कोई भी बुक उठा सकते हो, तो इसी तरह जीनोमिक लाइब्रेरी, लेट सपोज ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी है, उसके लिए बहुत से क्लोन्स हैं हमारे पास और उनमें हमारे हर एक जीन मौजूद है, सही है। तो ये एंजाइम के जरिए भी इसी तरह फ्रेगमेंट कर सकते हैं, पार्शियली या कंप्लीटली, सही है। तो बेटा जो कंप्लीटली करे तो उसमें फिर बाज औकात ऐसा होता है कि बाज जीन ज्यादा कट जाता है, उसका हिस्सा बाज का कम। तो इसमें बाज जीन में हमारे पास लेट सपोज इंसुलिन जीन है या हीमोग्लोबिन जीन है, ये वो सारा है, लेकिन कट यहाँ पे लग गया तो इंसुलिन जीन को इसने खराब किया। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पार्शियल डिग्रेडेशन करते हैं। तो एंजाइम की पार्शियली डिग्रेडेशन करते हैं, ऐसे एंजाइम यूज करते हैं जो कि उसको पार्शियली मतलब कट लगा लेते हैं, लेकिन एक यहाँ पे लगा लेते हैं, एक वहां पे लगा ले, तो थोड़े बड़े बड़े से टुकड़े आ जाते हैं जिसमें से जीन जो है वो हमारे पास सेफ रहता है। या इसकी सोनिकेशन के जरिए, साउंड वेव्स के जरिए उसकी क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये 3 तरीकों से हम डीएनए से जो है वो जीन्स काट सकते हैं। किसके जरिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए, पार्शियल या कंप्लीट, और दूसरा सोनिकेशन के जरिए, थ्रू साउंड्स वगैरह के जरिए भी हम इसको, साउंड वेव्स के जरिए, अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए उसको भी हम इससे काट सकते हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो है हमारे पास लेट सपोज एक जीनोमिक लाइब्रेरी है, क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी है, और मुझे अब तलाश है किसकी, किसी जीन की, कि मैं उस जीन को आइसोलेट करूं। अब यहाँ से अब मुझे जरूरत है, मैं जीनोमिक लाइब्रेरी से जो है अपने जीन को ले लूंगा। तो अब कहाँ पे है मेरा वो जीन, इसको लेट सपोज इंसुलिन की अभी मुझे जरूरत है, तो मैं इसको लेना चाहता हूं। तो फिर किसी जीनोम में, किसी जीनोमिक लाइब्रेरी में फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे अपने जीन की, कि कौन सा जीन कहाँ पे मौजूद है। तो उसके लिए फिर मैं यूज करूंगा प्रोब। क्या यूज करूंगा बेटा, प्रोब। और प्रोब क्या होता है, लेट सपोज ये पूरा जीनोमिक लाइब्रेरी है, यहाँ पे हमारे पास ये मैंने एक डीएनए ले लिया लेट सपोज। अब यहाँ पे कहाँ पे मेरा जीन मौजूद है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रोब यूज करूंगा। तो प्रोब असल में क्या होता है, ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। क्या होता है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है ऑफ द डिजायर जीन। लेट सपोज वो जीन हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ATCGGA। लेट सपोज ये है वो जीन और इसको मुझे पता नहीं कि कहाँ है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रोब। और प्रोब में जो हमारे पास सीक्वेंस होगा इसका कंप्लीमेंट्री होगा, और ये क्या होगा, रेडियो एक्टिव लेबल होगा। लेबल इस वजह से क्योंकि मुझे पता लगेगा उसके फ्लोरेसेंस से, कलर से, कि यहाँ पे वो जीन मौजूद है, तो वहां से फिर इसको मैं काट सकता हूँ। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो प्रोब हमारे पास इसके अपोजिट क्या होगा, T होगा, और इसके अपोजिट A होगा, और इसके अपोजिट G होगा, और इसके अपोजिट C, इसके अपोजिट C, और इसके अपोजिट T होगा। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, ये जो मैंने बनाया ये हमारे पास प्रोब होगा। क्या होगा, प्रोब। और ये लेबल होगा, किसी इन्फ्लोरेसेंस कोई डाइज वगैरह यहाँ पे इसके साथ मैंने लगाया होगा, जिसके जरिए से जो है मैं इसको पहचान सकता हूँ। अच्छा बेटा, तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये प्रोब आके इस सारा जो हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी है, ये तो बहुत बड़ा है, और इसमें यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये मुझे आइडेंटिफाई करेगा कि आपका जीन यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको यहाँ से काट लूंगा। तो बेटा किसी भी जीन की आइडेंटिफिकेशन किसी भी जीनोमिक लाइब्रेरी में किसके जरिए करते हैं, प्रोब के जरिए करते हैं। डन। ओके बेटा, जीनोमिक लाइब्रेरी आपको और प्रोब, इसमें ये प्रोब आपने बस याद करना है कि प्रोब को किस लिए हम यूज करते हैं, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट
जीनोमिक लाइब्रेरी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम जाते हैं किसके लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग, ओके बेटा, डीएनए सीक्वेंसेस क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, अभी इससे पहले आपने चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस अगर वो चेंज हो जाए तो ये हीमोग्लोबिन से क्या बना देता है, हीमोग्लोबिन एस बना देता है। तो दैट्स व्हाई हमें उसकी एग्जैक्ट वो सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए किसी भी। तो दैट्स व्हाई हमें चाहिए कि हमें हर एक जीन की एग्जैक्ट सीक्वेंस मालूम हो। अगर मालूम ना हो तो फिर हमें कैसे पता चला कि इसमें म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दैट्स व्हाई हर एक जीन के लिए, तमाम जीन के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनए सीक्वेंसेस उसके लिए जरूरी है। तो बेटा डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो उसके लिए क्या है, तो एक इसमें हम पढ़ेंगे आज सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या, सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग। अच्छा बेटा, जो सिंगल डीएनए सीक्वेंस है ये एक सिंगर था साइंटिस्ट जिसने सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग की थी बेटा, और उसको हम सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग के नाम से याद करते हैं। और बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड डाई डीएनए सीक्वेंसिंग बी कहते हैं इसको हम, डाई डीएनए सीक्वेंसिंग बी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने यूज किया था डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इसने में यूज किया था, उसने क्या, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट उसने यूज किया था। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डाई डीऑक्सी डीएनए सीक्वेंस बी, इसको हम कहते हैं। किसको? सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग को। अच्छा बेटा, सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग इंतहाई आसान है। इसमें क्या होता है, लेट्स स्टडी करते हैं सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग। अच्छा बेटा, सबसे पहले लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं कि हमारे पास एक जीन है जो कि अननोन है, उसकी सीक्वेंस मालूम करना चाहते हैं। और वो जीन हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज वो जीन है, चलो GTCA, सही है, GTCA 8CCG और इसी तरह T। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और भी कर लूंगा, लेट्स सपोज, चलो T मैंने कर लिया है, डन। तो ये वो जीन है, मुझे पता नहीं ये कौन सा है, 3 2, चलो मैं 5 एंड, ये है हमारे पास वो जीन। और इसकी मैं ये सीक्वेंस मालूम, ये जो मैंने लिख दिया है ये तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये क्या है, अननोन है। तो इस जीन की मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सीक्वेंस मालूम करना चाहता हूँ कि पहला कौन आ रहा है, G आ रहा है, दूसरा कौन आ रहा है, T आ रहा है, तीसरा कौन आ रहा है, C आ रहा है, A आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सीक्वेंस इसका क्या है। तो इसकी मालूम करेंगे किसके जरिए, सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए। ओके बेटा, प्रोसेस क्या है, तो बेटा इसके लिए हमें चाहिए, सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हमें चाहिए सबसे पहले डाई डीऑक्सी DDNTPs, साथ में चाहिए DNTPs, सही है, DNTPs ये क्या होते हैं अभी आपको बता देता हूं। तीसरा हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, क्या, डीएनए पॉलीमरेज भी हमें चाहिए। इसके अलावा जो है प्राइमर्स भी हमें चाहिए, सही, प्राइमर्स भी हमें चाहिए। अच्छा, ये DNTPs क्या है, एक तो बेटा सिंपल DNTPs है, DNTPs डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट। और DNTPs क्या है, ये हमारे पास यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द स्ट्रैंड। और ये क्या है, DNTPs हमारे पास 4 किस्म के होते हैं ना, ATPs एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और TTPs डीऑक्सी कौन से, डीऑक्सी हमारे पास थायमिन ट्राइफास्फेट, और इसी तरह जो है ये हमारे पास डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफास्फेट और डीऑक्सी AT साइटोसिन ट्राइफास्फेट, ये सारे हैं ना। तो ये DNTPs में आ जाते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूज होंगे किसके लिए, फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। तो ये सारे तो यूज होते हैं, पर उसमें हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ये फराहम करेगा। तो ये एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूज होगा, सही है। तो ये तो नॉर्मल है। और ये जो है DNTPs ये अब नॉर्मल है। ये क्या करेगा, जहां पे भी ये आएंगे बेटा, तो ये क्या करेगा, ये टर्मिनेशन काज करेगा, वहां पे रिप्लिकेशन नहीं होगी। क्यों, तो बेटा हमारे पास एक है राइबोस, एक है डीऑक्सी राइबोस और एक है डाई डीऑक्सी राइबोस। तो ये 3 बातें आपने याद रखने हैं। एक है बेटा राइबोस, शाबाश, एक है हमारे पास डीऑक्सी राइबोस,
डीऑक्सी राइबोज, और एक है राइबोज डीऑक्सी राइबोज, और तीसरा क्या है, डाई डीऑक्सी राइबोज। शाबाश। अच्छा बेटा, राइबोज तो आपको पता है, राइबोज उसमें क्या होता है, ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर, सही है। तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1, 2 और 3, तो यहाँ पे भी OH होता है और यहाँ पे भी OH होता है। और ये किस में होता है, ये RNA में होता है। किस में, RNA में। अच्छा, डीऑक्सी राइबोज ये DNA में होता है, और इसमें क्या होता है डीऑक्सी राइबोज में, तो डीऑक्सी राइबोज में आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 2 पर जो हमारे पास OH है वो नहीं होता, कार्बन नंबर 3 पर OH है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर जो OH है वो नहीं होता। तो एक इसमें यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, H होता है, O नहीं होता। एक ऑक्सीजन इसमें कम होता है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, डीऑक्सी राइबोज। और ये किस में होता है, DNA में होता है ना। तो ये DNA में हमारे पास क्या है, DNTPs, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, सही है बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या इसके लिए DRTP डीऑक्सी, यहाँ पे हमारे पास वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, यहाँ पे तो राइबोन्यूक्लियोसाइड फास्फेस होंगे, RNTPs इसके लिए चाहिए, RNTPs राइबोन्यूक्लियोसाइड फास्फेट, यहाँ पे DNTPs नहीं, RNTPs राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे चाहिए होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, तो यहाँ पे हमें चाहिए DNTPs। जब भी हम न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेंगे किसको, DNA स्ट्रैंड के, नए स्ट्रैंड के बनाने के लिए, तो हमें लिए चाहिए क्या, DNTPs चाहिए। अच्छा, डाई डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, तो बेटा ये भी हमारे पास यही राइबोज है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपने याद रखना कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो बेटा कार्बन नंबर 2 के साथ तो वैसे भी OH नहीं है, यहाँ पे O नहीं है, सिर्फ H है। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास O नहीं होगा, तो बेटा दोनों साइड पे। तो अब इसका फायदा क्या होगा जब हम DNA सीक्वेंस में इसको यूज करेंगे। तो बेटा अगर आपको पता हो कि जो DNA पॉलीमरेज होता है ये हमेशा के लिए जो नया न्यूक्लियोटाइड बनाता है, सही, लेट्स सपोज ये एक DNA स्ट्रैंड है, तो बेटा आपको तो पता है कि DNA स्ट्रैंड है, यहाँ पे इसके अपोजिट जब हमारे पास दूसरा DNA स्ट्रैंड होगा DNA रिप्लिकेशन में, तो यहाँ पे प्राइमर्स लगा देते हैं, और प्राइमर्स के 3 एंड पर हमारे पास क्या मौजूद है, OH। यहाँ पे ये नया, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए 3 एंड पर OH होना चाहिए, तो तभी यहाँ पे ये क्या करेगा, नया DNA स्ट्रैंड बनाएगा। तो अब DDNTPs में, ये DDNTPs में हमारे पास क्या है, डाई डीऑक्सी राइबोज है, और डाई डीऑक्सी राइबोज में यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पर OH नहीं है, तो इसलिए जहां पे भी रिएक्शन में हमारे पास DNA पॉलीमरेज को ये मिलेगा, क्यों, कौन, डाई डीऑक्सी राइबोज मिलेगा, तो वहां पे फर्दर ये DNA रिप्लिकेशन कैरी ऑन नहीं करेगा, स्टॉप कर जाएगा। तो बेटा ये डाई डीऑक्सी राइबोज क्या करेगा, इट विल टर्मिनेट द DNA रिप्लिकेशन। आगे जो है हमारे पास जहां पे भी DNA पॉलीमरेज एंजाइम के पास ये आएगा, तो बेटा ये उसकी एडिशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास क्या है मौजूद, H मौजूद है, OH नहीं है, तो इसलिए फर्दर DNA स्ट्रैंड की इलांगेशन नहीं कर सकेगा। तो ये जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसको हम यूज करेंगे किसके लिए, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ व्हाट, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द DNA रिप्लिकेशन। डन। ओके बेटा, तो सिंपल प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि सिंपल प्रोसेस क्या है। तो लेट्स सपोज ये है अननोन जीन, क्या है, और इसको हमने डाल दिया है 4 ट्यूब्स में। ये है हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्यूब, और ये दूसरा एक ट्यूब है, और ये तीसरा एक ट्यूब है, और एक चौथा एक ट्यूब है। डन। इस ट्यूब में हमने डाल दिया है ये DNA हमने डाल दिया है। डन। ओके बेटा, ये DNA हमने यहाँ पे डाल दिया है। डन। मुझे अब इस DNA का सीक्वेंस पता नहीं है। अच्छा बेटा, इस ट्यूब को, ये जो है इसमें अब क्या बनेगी, इस DNA की बहुत सी कापियां बनेगी। अच्छा, ये है हमारे पास A ट्यूब, ये है हमारे पास T ट्यूब, ये है हमारे पास C ट्यूब, और ये है हमारे पास G ट्यूब। कितने ट्यूब्स हो गए, 4 हो गए, A ट्यूब, T ट्यूब, C ट्यूब और G ट्यूब। डन। ये है A ट्यूब, यहाँ ऊपर में लिख दूंगा, A ट्यूब है, ये T ट्यूब है, ये C ट्यूब है, और ये क्या है बेटा, G ट्यूब है। डन। ओके बेटा, अगर इसकी समझ आ गई तो आगे जाते हैं।
अच्छा बेटा, अब क्या है यहाँ पे, अब इस ट्यूब में मैं डालूंगा शाबाश डीएनए पॉलीमरेज भी डाल दिया। ओके, साथ में डालूंगा डीएनटीपीस, सारे डीएनटीपीस में हमारे पास वो 4 आ जाते हैं, नॉर्मल है, और ये क्या है, नॉर्मल है। और साथ में मैं डालूंगा प्राइमर्स भी। लेकिन जो डीडीएनटीपीस है वो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, ए वाले डालूंगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा डीडीएटीपी डालूंगा, क्या डालूंगा, डाई डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डालूंगा। सही है बेटा। अच्छा बेटा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये सारे इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज भी मैंने डाल दिए। सही, ये सारे जो है कॉमन डीएनटीपीस नॉर्मल जो है वो भी मैंने डाल दिए हैं, और इसी तरह प्राइमर्स भी मैंने ले लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या, चूंकि ये ट्यूब है तो यहाँ पे डाई डीऑक्सी टीटीपी डालूंगा। क्या डालूंगा, डाई डीऑक्सी टीटीपी। यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, डाई डीऑक्सी टीटीपी। अच्छा बेटा, यहाँ पे भी ये सारी चीजें क्या होगी, कॉमन होगी। ये 1 2 और 3 और 4 जो होगा ये इसमें क्या होगा, डाई डीऑक्सी सीटीपी। क्या होगा, डाई डीऑक्सी सीटीपी में डालूंगा। सही। अच्छा, और इसी तरह गुआनोसिन में यहाँ पे क्या करूंगा, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, 4 डाई डीऑक्सी जीटीपी डालूंगा। क्या करूंगा, डाई डीऑक्सी जीटीपी। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे आपने पॉइंट नोट करना है, और वो पॉइंट यहाँ पे मैं अलग अलग इसके लिए जो है वो टेबल यहाँ पे बनाऊंगा कि क्या होगा अब। ओके बेटा, अब जब भी ये यहाँ पे रिप्लिकेशन करेगा इस डीएनए स्ट्रैंड की, प्राइमर्स लग गए और इसी तरह जा रहे, लेकिन जहां पे भी क्या आएगा बेटा, ए आएगा, एडिनोसिन आएगा, तो वहां पे रिप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बेटा अब शाबाश, इसकी रिप्लिकेशन स्टार्ट की है, तो बेटा अब आपने देख रहे हो ऐसे जा रहे, तो बेटा जी के अपोजिट क्या आ रहे, सी। तो सी में ये ऐड कर रहा है यहाँ पे इस ट्यूब में, सी में जो है इसके पास नॉर्मल डीएनटीपी मौजूद है, तो यहाँ पे नॉर्मल। फिर टी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए, और ए के लिए इसके क्या मौजूद है, डाई डीऑक्सी। तो यहाँ पे बस यहाँ तक आ जाएगा, आगे नहीं कैरी कर सकता। क्यों, क्या मौजूद है बेटा, तो एटीपी मौजूद है, तो इसीलिए एक जो है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैंड बन जाएगा। तो बेटा ये जो डीएनए स्ट्रैंड आ जाएगा एक, तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 1 2, तो यहाँ पे इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2। अच्छा बेटा, दूसरा कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, जहां जहां पे ए आएगा वहां पे वो टुकड़े जो है हमें मिलेंगे। तो दूसरा ए कहाँ पे आता है, शाबाश, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे, तो एक यहाँ पे जो है एक टुकड़ा बन जाएगा। तो इसमें कितने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे एक और टुकड़ा ऐसा आ जाएगा जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 9, क्योंकि दूसरा टर्मिनेशन यहाँ पे काज होगा। और चौथा यहाँ पे इसके अपोजिट ए आएगा, तो जब ए आएगा तो दूसरा यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेशन 10 पर, तो दूसरा जो होगा वो कहाँ पे, 10 पर। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी तो मतलब ये पूरा डीएनए वो तो सब में सेम आएगा, क्योंकि सबका न्यूक्लियोटाइड सेम होगा, लेकिन ये 3 जो टुकड़े बनेंगे इसमें जो बनेंगे वो उनमें नहीं बनेंगे। समझ आ रही है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जहां जहां पे टी आएगा, थाइमिन आएगा, तो वहां पे क्या होगा, टर्मिनेशन टुकड़े बनेंगे। तो अब जी के अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है, सी, टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट ए के अपोजिट टी आ रहा है, तो यहाँ पे एक टर्मिनेशन होगी 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक टुकड़ा बन जाएगा जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे। डन। फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 5th पर, तो एक यहाँ पे टुकड़ा बन जाएगा जिसमें 5 न्यूक्लियोटाइड होंगे। फिर उसके बाद और नहीं आ रहा। चलो अब यहाँ पे देख लेते, शाबाश। अब बताओ, तो जहां जहां पे अपोजिट सी आएगा वहां पे टर्मिनेशन काज होगी। शाबाश। तो जी के अपोजिट सी, तो एक ही न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे एक हमारे पास टुकड़ा बन जाएगा जिसमें क्या होगा, एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा। डन। अच्छा, फिर उसके बाद जी देखो इसके अपोजिट तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में फिर हमारे पास 8 टुकड़े आ जाएंगे। यहाँ पे दूसरा तो नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जी टीपी, जहाँ पे जी अपोजिट आएगा, तो जी के अपोजिट सी, टी के यहाँ पे सी के अपोजिट जी, तो एक टुकड़ा यहाँ पे बन जाएगा और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। डन। अच्छा, दूसरा शाबाश, हमारे पास जी कहाँ पे आएगा, अपोजिट यहाँ पे, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 और दूसरा टुकड़ा 7, तो एक 6 न्यूक्लियोटाइड वाला
और एक जो है 7 न्यूक्लियोटाइड वाला। दूसरा कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। डन। अच्छा बेटा, तो इस स्ट्रैंड में, इस ट्यूब में हमारे पास ये 3, बाकी तो इसका पूरा भी आ गया होगा, इसके भी वो बहुत सारे, वो तो सब में सेम होंगे, लेकिन जो डिफरेंट आएंगे ये 3 जो है हमारे पास, इसमें ये 3 और 2 2 ये सारे डिफरेंसेस आएंगे। तो अब मुझे पता नहीं है इस डीएनए का सीक्वेंस, इसको मैं हटा देता हूं। सही है। अब क्या करूंगा, ये जो ट्यूब्स थे इससे मैं ले लूंगा क्या बेटा, ये सारा प्रोडक्ट ये मैं ले लूंगा, ये बस सिर्फ रह जाएगा बेटा। ये कौन सा है? ए वाला है, ए ट्यूब वाला है ये सारा डीएनए। ये कौन से ट्यूब वाला है? टी ट्यूब वाला है। शाबाश, ए वाला है और टी। बेटा वो पहला वाला याद रखना, वो कौन सा था तो वो आपने याद रखना है। अभी वही डीएनए सीक्वेंस में लेकर आऊंगा। टी है, और ये कौन सा है बेटा? ये सी वाला ट्यूब है, और ये कौन सा है? ये जी वाला ट्यूब है। टन। अच्छा बेटा, अब इसको लेकर जाऊंगा, इसकी इलेक्ट्रोफोरोसिस करूंगा। क्या? इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो बेटा इसको मिटा देता हूं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोफोरोसिस करना है, और इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए हम जाएंगे बेटा यहाँ पे। तो लेट सपोज ये हमारे पास मशीन क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपको पता है ना बेटा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो है चार्ज के बेस पर डिफरेंट मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं, चार्ज और साइज के बेस पर। अच्छा बेटा, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद रखना, अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम जेल यूज करेंगे। सही है। जेल जो है हमारे पास क्या होगा? स्मॉल डीएनए के लिए हमारे पास वो होगा एग्रोस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि फॉर स्मॉल डीएनए हम जो है जेल यूज करेंगे कौन सा? एग्रोस। और फॉर लार्ज डीएनए जो है वो हम यूज करेंगे पॉली एक्रिलामाइड। क्या यूज करेंगे? पॉली एक्रिलामाइड यूज करेंगे। डन। और ये क्या होगा? लार्ज डीएनए के लिए होगा। सही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा जो है इसमें बफर वगैरह भी यूज करेंगे। तो बेटा अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये क्या है? 1 2 3 और 4 खाने में कर लूंगा। तो बेटा यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है, और यहाँ पे। डन। अच्छा बेटा, अब वो जो 4 ट्यूब्स थे उनसे मैं डीएनए जो हमारे पास थे वो इन सब ट्यूब में यहाँ पे डाल लूंगा। तो यहाँ पे जो है ए ट्यूब से सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, और फिर जो है हमारे पास टी ट्यूब से सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, और सी ट्यूब से यहाँ पे डाल दिया, और जी ट्यूब से जो है वो यहाँ पे डाल दिया। ए टी सी जी, इसी तरह उन ट्यूब से सब कुछ जो है यहाँ पे डाल दिया। अच्छा बेटा, इसमें हमारे पास क्या होगा? लेट्स सपोज ये नेगेटिव एंड, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। सही। तो वो नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड। अब क्या करूंगा मैं, जो है इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव एंड यहाँ पे डीएनए डाल दिया है वो सब ट्यूब से। अब क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे जो है हमारे पास करंट ऑन होगा। जब करंट ऑन होगा, यहाँ से जो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होंगे वो मूव करेंगे यहाँ पे इसकी तरफ। तो बेटा लेट सपोज जो स्मॉलर डीएनए साइज वाले होंगे वो ज्यादा मूव करेंगे, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है तो इसीलिए वो फास्टर। और जो बड़े डीएनए जिसमें न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है, जिसका साइज कम है, तो उसकी मूवमेंट कम होगी। तो बेटा यहाँ पे जो है हमारे पास 1 में इस तरह इसको 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा अगर बड़ा कर दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? अच्छा बेटा, तो ये लेट सपोज मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि समझ आ जाए। अच्छा बेटा, अब क्या होगा? लेट सपोज ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको खैर थोड़ा ऊपर तक लेकर जाऊंगा। डन। अच्छा बेटा, यहाँ पे लेट सपोज मैंने डाल दिया ए वाला, टी वाला, यहाँ पे सी वाला और यहाँ पे जी वाला। डन। ओके बेटा, अब क्या होगा? तो बेटा ए ट्यूब में हमारे पास यहाँ पे जब करंट ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बैंड्स आ जाएंगे। सही है? तो वो जो बैंड्स आएंगे वो कहाँ पे? तो ए ट्यूब में एक आएगा बेटा हमारे पास 2 पर, यहाँ पे मतलब वो मूव करेगा और यहाँ तक आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एक बैंड आएगा। डन। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास बैंड आएगा 9 न्यूक्लियोटाइड, तो 9 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास यहाँ पे एक बैंड आ जाएगा। फिर तीसरा हमारे पास जो बैंड आ जाएगा वो कहाँ पे? 10th पर, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास बैंड आ जाएगा।
तो एक डीएनए यहाँ तक मूव करेगा, दूसरा यहाँ तक और तीसरा यहाँ तक आ जाएगा। किस में? ए में। अब टी में क्या हाल होगा? तो टी में हमारे पास 2 जगह पर बैंड आ जाएंगे और एक 4th, सही है 4, और दूसरा हमारे पास आएगा बेटा, क्या है बेटा, 5th पर। कहाँ पे? 5th पर। डन। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद कौन से सी में चेक कर लेते हैं। सी में हमारे पास क्या होगा? 1 और 8 पर। तो बेटा एक 1 पर हमारे पास बैंड आ जाएगा, सही, और दूसरा हमारे पास 8 पर बैंड आ जाएगा, 8 पर यहाँ पे। डन। ओके। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जी में चेक कर लेते हैं। जी में हमारे पास 3, 6 और 7 पर, 3 पर आ जाएगा बैंड यहाँ पे, 6 पर आ जाएगा बैंड यहाँ पे, सही, और 7 पर बैंड आ जाएगा यहाँ पे। डन। ये बैंड्स आ गए हमारे पास। ओके, तो चलो इसको मैं जरा अलग अलग कर दूं के फिर फर्क वाजे हो। ये हमारे पास बैंड्स आ गए हैं। डन। ओके बेटा, तो ये डिफरेंट बैंड्स आ गए हैं। डन बेटा। अच्छा बेटा, अब क्या करेंगे? ये बैंड्स आ गए, इसको उठाऊंगा और इसके लेकर जाऊंगा, क्या करूंगा? इसकी एक्सरे करूंगा। जब एक्सरे करूंगा तो ये सारे बैंड्स मुझे जो है डार्क कलर में एक्सरे पर नुमाया होंगे। अब वहां से मैं क्या करूंगा? अपना सीक्वेंस निकालूंगा डीएनए का। लेकिन याद रखना, वो जो सीक्वेंस, ये जो मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है, इसका अपोजिट फिर मैं लूंगा, सही है, क्योंकि ये क्या था? ये एज अ टेम्पलेट मैंने यूज किया था, एज अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड जो मेरे पास आएगा, देखो बेटा, ये जो मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है ATCG, लेट सपोज वो था, तो ये मेरे पास जो है इसकी कॉपी से, इसकी कॉपी हमारे पास क्या बनी है? A से हमारे पास क्या बना है? T से हमारे पास C, और C से G, और G से हमारे पास C। तो बेटा ये जो सीक्वेंस आई है इस नए स्ट्रैंड की आई है और मुझे पुराने वाला स्ट्रैंड चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास सीक्वेंस आ जाएगा उसका अपोजिट ले लूंगा, सही। तो बेटा अब क्या होगा, और आप खुद फिर वीडियो के स्टार्ट में देखेंगे। अब मुझे पता नहीं वो कौन सा सीक्वेंस था, सही है, अब वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा बेटा, तो अब क्या करूंगा? मैंने ले लिया है, ये एक्सरे इसकी कर ली है, और एक्सरे करने के बाद मैंने क्या किया है बेटा? एक्सरे करने के बाद अब क्या होगा? ये जो स्ट्रैंड्स आए, अब इससे मैं मैन्युअली सीक्वेंस निकालूंगा। सीक्वेंस कैसे? तो बेटा फर्स्ट पर देख लेते हैं। फर्स्ट पर हमारे पास कहाँ पे आया है बैंड? फर्स्ट पर हमारे पास C पर बैंड आया है। तो मैं, और ये क्या होगा? 5 to 3 एंड, वो 3 to 5 था। ये हमारे पास जो नया स्ट्रैंड बनेगा ये क्या होगा? 5 to 3 एंड। तो 5 एंड पर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पर कौन आएगा बेटा? ये C आ रहा है। क्या आ रहा है? C आ रहा है। अच्छा, फिर सेकंड पर हमारे पास कहाँ पे बैंड आ रहा है? A, तो यहाँ पे A होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये देखो अभी सीक्वेंस बन रहा है। फिर 3 पर चेक कर लेते हैं, कहाँ पे आया है? G पर आ रहा है। डन। अच्छा, फिर 4 पर चेक कर लेते हैं, कहाँ पे आ रहा है? T पर आ रहा है। डन। अच्छा, फिर 5 पर चेक कर रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं बेटा? हमारे पास वो भी T पर आ रहे हैं। अच्छा, फिर 6 पर चेक कर लेते हैं, कहाँ पे आ रहा है? वो हमारे पास G पर आ रहा है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद 7 पर चेक कर ले, वो भी कहाँ रहे हैं? वो G पर आ रहा है। अच्छा, फिर 8 पर चेक कर लेते हैं, वो कहाँ पे आ रहे हैं? C पर आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद 9 पर चेक कर लेते हैं, कहाँ पे आ रहे हैं? A पर आ रहा है, और 10 भी A पर आ रहा है। तो बेटा ये 5 to 3 आएगा। लेकिन ये मेरे जीन का सीक्वेंस नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा, क्योंकि ये तो मेरे जीन के कंप्लीमेंट्री बना है वो टेम्पलेट। तो अब मेरे जीन का जो सीक्वेंस है, शाबाश, मैं अब यहाँ पे लिख लूंगा, आप वीडियो रिवर्स करके वो देख लो, वो वही होगा। तो बेटा C के अपोजिट क्या होगा? तो C के अपोजिट हमारे पास क्या होगा? G। तो मेरे जीन में यहाँ पे G होगा। अच्छा, ये मार्कर चेंज कर लूं बेटा, यहाँ पे क्या होगा? C के अपोजिट G। तो ये यहाँ पे 3 एंड पर ये क्या होगा? G। G के अपोजिट क्या? A के अपोजिट T, और G के अपोजिट C, और इसी तरह T में हमारे पास अपोजिट A, और G के अपोजिट C, और C के अपोजिट हमारे पास शाबाश G, और इसी तरह T। तो आप देख लो यही वो सीक्वेंस होगा 3 to 5। तो ये है मेरे जो जीन था, लेट सपोज जो अननोन जीन था उसका सीक्वेंस मुझे मालूम था, वो ये आ गया है। डन। तो बेटा इसी तरह जो है आप सिंगल डीएनए सीक्वेंसेस की मदद से मैन्युअली किसी भी जीन की सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। तो बेटा ये तो सिंगल डीएनए सीक्वेंसिंग था।
इसी तरह ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस क्या होता है, तो बेटा वो होता है, अगर ये सब कुछ तो मैनुअली हमने किया, अगर कंप्यूटराइज ये सब कुछ किया जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। अच्छा बेटा ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह करते हैं, एटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद करना है। तो बेटा ये डीडी एनटीपीस कहाँ पे यूज होते हैं, सिंगल डीएनए सीक्वेंस में। किस लिए यूज होते हैं, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, सही है। तो उसमें डीएनए स्ट्रैंड्स की टर्मिनेशन के लिए हमारे पास यूज होते हैं। और ये कौन सा तरीका है, मैनुअल तरीका है। अच्छा बेटा लेट सपोज टी ट्यूब है, उसमें हमने कौन से डाई डीएक्सी टीटीपी डालेंगे, तो लेट सपोज आपको एक लेट सपोज क्या दिया है, लेट सपोज आपको इस तरह एक सीक्वेंस दी होगी ATCG। अब वो कहेंगे लेट सपोज इसमें आपने यूज किया है क्या, DDTTP यूज किया है। तो DDTTP अगर यूज किया है, इसमें टर्मिनेशन कहाँ पे होगी, कितने न्यूक्लियोटाइड, तो आप देखो ए के अपोजिट क्या आ रहा है, T, फर्स्ट ही पर होगी। किस पर होगी, फर्स्ट ही पर होगी। इसी तरह अगर यूज किया है फॉर एग्जांपल CTP, कहाँ पे होगी, ए यहाँ पे होगी, 1 2 3 4 पे होगी। तो इससे बस सिर्फ आपका ये जो है वो क्लियर हो जाए, बाकी इसमें कोई ये प्रोसेस जो है ये आपके जहन में हो, बार बार इसको देखो, ये आसान है बेटा, लेकिन थोड़ा इसमें जो है लेंथी प्रोसेस है, मैनुअली है, तो दैट्स व्हाई बस बच्चों को जो है मुश्किल लगता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, ये सिंपली आप हर एक डीएनए सीक्वेंस इस तरह मालूम कर सकते हो। आसान हो गया, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम गिलबर्ट्स और उसका जो है वो स्टडी करेंगे डीएनए सीक्वेंस। थैंक यू सो मच।